बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लेक्चर को आगे रवां कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल सिस्टम है। तो उसमें आज का जो हमारा उसका जो पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम की क्या खासियत होती है, उसमें क्या खसूसियात होती हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ लीगल फोर्स, यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ लीगल फोर्स। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यूज इस्तेमाल और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ लीगल फोर्स। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे इस्तेमाल है या इस्तेमाल थ्रेट ऑफ यूज या इस्तेमाल करने की धमकी ऑफ लीगल फोर्स, लीगल। तो इस पे अगर हम इसको आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ताकत का इस्तेमाल हो रहा है या ताकत को इस्तेमाल करने की जो है वो धमकी दी जा रही है, लेकिन वो ताकत कैसी है, वो लीगल है, इलीगल नहीं है। The first characteristic of political system is that it allows the legal authority to use force. क्या कहता है? It allows the legal authority to use force. David Easton speaks of authoritative allocation of values, rules and authority. All these definitions imply that legal authority can use force to compel anybody to obey its orders. पॉलिटिकल साइंस में हमने ये कंसेप्ट्स पढ़े हैं, रूल एंड अथॉरिटी। इसकी अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो क्या कहता है जी, ऑल दीज डेफिनेशंस imply that legal authority can use force to compel anybody to obey its orders. We have to agree with Max Weber that legitimate use of force is a distinct feature of political system, giving it a special quality and importance and its unity as a system. When the state or government extends certain facilities, that at the same time it possesses power to impose taxes upon the people and punish those who violate those orders. अब यहाँ पे ये जो है इसको हम इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि स्टेट जो है वहाँ उसमें तस्वुर है किस बात का, राइट्स एंड ड्यूटीज का। राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे के लाजिम और मलजूम हैं। जो शहरियों के राइट्स हैं वो स्टेट की ड्यूटी है, और जो शहरियों के फ्राइज हैं वो स्टेट का राइट है। यानी जो यहाँ पे एक दूसरे को रेसिप्रोक कर रहे हैं। स्टेट्स के राइट्स जो हैं वो शहरियों की ड्यूटीज हैं, और शहरियों के जो राइट हैं और जो शहरियों के ड्यूटीज हैं वो स्टेट के राइट्स हैं। तो अब स्टेट जो है वो अपने जो उसके राइट्स हैं उनको वो किस तरह से मनवाएगी, वो फोर्स के जरिए, और ये उसको लीगल अथॉरिटी दी जाती है। और ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी खूबी है, ये उसकी एक खासियत है। उसके बाद है जी सेकंड जो है वो है इंटरएक्शंस। Almond, in his book The Policies of Developing Areas, right political system is that system of interactions to be found in all independent societies
which perform the functions of integration and adaptation, both internally and in relation to other societies, by means of employment or threat of employment or more or less legislature physical force. Thus, the political system not only includes government institutions such as legislature, executive, courts, administrative agencies, but all the structure in their political aspects. Among these are included formal organizations like parties, interest groups, media of communication, traditional structures such as kinship, ties, caste, groupings, economic phenomena such as associations, rights, and demonstrations. Consequently, the political system includes interaction between all the formal and informal institutions. The process of interaction is divided into three phases: input, conversion and output. तो ये कहा क्या इसमें इंटरेक्शन में क्या कहना चाहते हैं कि एक सिस्टम के अंदर, एक स्टेट के अंदर जितने भी इदारे मौजूद हैं उनका एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरेक्शन जो है अगर नहीं होगा तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा होगा। ये इंटरेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक के अगले व्हील में हवा कम है, अब ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि आपकी बाइक जो है वो डगमगाएगी। तो ये क्या है? ये यही इंटरेक्शन है कि उसके अंदर हवा पूरी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सिस्टम जो है वो रिलेटेड होते हैं। उसके बाद है जी इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स। इंटरडिपेंडेंस मीन दैट व्हेन द properties of one component in a system changes, all the other components and the system as a whole are affected. In political system, the political parties have a wide base and mass media, television, radio and newspaper, changes the performance of all other structure of the system and affect the general working of the system. Not only that, but the emergence of trade union and pressure groups affect the working of the political parties, the elected process, the legislature, the bureaucracy and the judicial system. For example, if the government is unable to check the ever-rising prices of inflation, then the laborers are bound to demand more wages. In case the demand is not met by the employees, then the labor may resort to strike, which may become violent in the long run. In that case, the employees may call the police, and the police may resort to firing in order to quell the disturbance. In such cases, all the mill owners will close the mills. In order to solve this problem, the government will have to intervene by appointing a tribunal consisting of the representative of the labor, the management and the state. If the dispute is not solved out by the tribunal, then the government will have to pass the legislation fixing the minimum wages and increase the dearness allowances according to the corresponding increase in the price index. The government will fix the bonus etc. All this show a happening of great consequences affect the entire political system. तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक सोशल इशू है कि महंगाई बढ़ गई है, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एम्प्लॉइज किसको कहेंगे? वो अपने इदारे के, अपनी मिल के या किसी जहाँ पे लेबर काम कर रही है वो कहेंगे कि हम नहीं बढ़ाते। नतीजे के तौर पर वो स्ट्राइक पर जाएंगे। जब वो स्ट्राइक पर जाएंगे तो मालिक बात नहीं मानेगा तो फिर उसमें वायलेंस आएगा। जब वायलेंस आएगा तो हुकूमत आएगी तो फिर तशद्दुद होगा या वो उसको हल करने की कोशिश करेंगे या जो भी होगा। उसके बाद फिर क्या होगा
कि फिर ओनर जो है वो अपनी मिल बंद कर देगा, मिल बंद होगी तो फिर बेरोजगारी होगी। इस तमाम इश्यूज को सॉल्व करने के लिए फिर गवर्नमेंट आएगी और वो एक ट्रिब्यूनल बनाएगी जिसमें नुमाइंदे शामिल होंगे हर ग्रुप के। अगर ट्रिब्यूनल सॉल्व नहीं कर सकेगा तो फिर लेजिस्लेशन के जरिए एक कानून बना दिया जाएगा कि इतने घंटे काम करना है, इतने पैसे देने हैं और बोनस वगैरह की क्या सूरत हाल होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में हर जो पार्ट है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। comprehensiveness. Political system is a comprehensive because it includes all the interaction from the formal as well as informal institution in the society. For example, it includes the interaction of regionalism, religious upheaval, inflation, party politics, tactics of pressure groups and social changes brought about the modernization. कि इसमें जामियत है। उसके बाद है जी change of boundary. Yet another aspect of the concept of the system is the change of boundary. The political system consists of interacting rules of nationals, subjects, voters, the legislator, bureaucracy and judges. The same individual who perform role in social and economic system also play their notable role in political system. When the individual from interest group vote or pay taxes, they change their role from non-political to political ones. For example, on the election day, the citizen leave their farms, plants and office to go to the polling station. In this way, they are crossing the boundary from economic to political. Similarly, during the wartime, the large fluctuation in the boundaries of political system take place. Therefore, the boundaries of political system frequently change. अब जो political system की boundary है ना, वो कोई ऐसी कोई दीवार नहीं है, वो ऐसी कोई थिन सी लेयर नहीं है कि जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। एक शख्स जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो पॉलिटिकल ड्यूटीज नहीं दे रहा, लेकिन जब वो अपना दफ्तर या अपना ऑफिस छोड़कर, अपनी फार्म छोड़कर या अपना काम धंधा छोड़कर जब वो वोट देने जाता है तो फिर वो किस में इंटर हो रहा है, फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम की जो बाउंड्री है वो चेंज होती रहती है और वो फ्लेक्सिबल है, उसमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मजीद फिर आगे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम है 4 ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी है? ऑल हैव अ स्ट्रक्चर, सारे पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। ऑल परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक। ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन एंड all political systems are mixed in the cultural sense. None is all modern, of all traditional, functional are the mainstay of this political system. Allman approaches structures through function. For maintaining itself, a political system has to perform certain essential functions. Much depends on the efficiency of performance of these functions. तो पॉलिटिकल सिस्टम आमतौर पर क्या कर रहा होता है? अब पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। आमतौर पर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 2 जो है ना वो काम हो रहते हैं, इनपुट फंक्शन पॉलिटिकल फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन गवर्नमेंट फंक्शंस। ये जो 2 फंक्शंस हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस, इसको हम आगे जाके इनकी वजाहत करेंगे कि इनपुट फंक्शन क्या है, आउटपुट। हम जब डेविड ईस्टन आलमंड कोलमैन के पॉलिटिकल सिस्टम पे जाएंगे तो उसमें हम इनकी जो है ना अच्छी तरह से वजाहत करें। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट इसके हम चौथे लेक्चर में मज़ीद मैं आपको